चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस हिंदी वाला ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए, ये आ गया हमारा कल का शेष। चलो ध्यान से सुनो। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। मिट्टी के तेल के अभाव में का मतलब है कि मिट्टी का तेल पहले क्या करते थे। मिट्टी के तेल से इस तरह का एक चिमनी होता था, चिमनी बोलते थे हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में। तो मिट्टी के तेल को इसमें भर करके एक बाती होता था यहाँ पर, और उसी से ऐसे उससे ऐसे दिया जलाते थे। ठीक है, क्या जलाते थे? दिया। जब लाइट गोल हो जाता था तो मिट्टी के तेल को इस चिमनी में भर के दिया जलाते थे। तो वहां के लोगों के पास जब मिट्टी का तेल नहीं होता था, ठीक है, अभाव माने नहीं होने में, तो मिट्टी का तेल ना होने पर वो लोग ये जो चिवरा से घी निकालते थे, चिवरा पेड़ के बीजों से, उसी घी से दिया जला करके वो लोग घर को रोशनी करते थे। और कैसे जलता था? तो यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। जब ये चिवरा घी का दिया जलाओगे तो जैसे मोमबत्ती को देखना, मोमबत्ती जब जलाओगे तो उससे धुआं नहीं निकलता, उसके जलने से धुआं नहीं निकलता, धुआं रहित होता है। रहित का अर्थ होता है बच्चों के बिना। रहित का अर्थ क्या होता है? के बिना। ठीक है, तो जैसे मोमबत्ती धुआं रहित जलता है, मोमबत्ती के जलने से धुआं नहीं निकलता, धुआं के बिना जलता है, ठीक उस का जब दिया जलाओगे तो वो भी धुआं रहित जलता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? यही नहीं, जाड़ों में यानी ठंड के दिनों में हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया वात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिवरा घी एक अचूक दवा का काम करता है। ठंड के दिनों में ये दो बीमारी एकदम नॉर्मल है। क्या क्या? पहला तो हाथ पैर फटना, ठंड के दिन में होंठ फटना, और दूसरा होता है थोड़ा सा जिनका उम्र ज्यादा हो गया होता है उनको गठियावात। गठियावात क्या होता है बच्चों? तो जहां जहां पर हमारे हड्डी में ज्वाइंट है, जोड़ है, जैसे हमारा हड्डी जहां से मुड़ता है, जैसे कोहनी हो गया, कलाई हो गया, उंगली, कमर, यहाँ घुटना, टखना, ठीक है, तो जहां रीढ़ का पूरा हड्डी, तो जहां पर हमारा हड्डी आपस में जुड़ा हुआ है वहां से हमारा शरीर मुड़ सकता है। तो ये सारे ज्वाइंट में को बोला जाता है गठिया, गांठ बोला जाता है। हड्डी को जोड़ को क्या बोलते हैं? गांठ। और उसी गांठ में दर्द होता है ना, उसमें हवा आ जाता है। गठियावात शब्द को थोड़ा ध्यान से देखो। एक गठियावात में वात शब्द जुड़ा है, और कल मैंने वातावरण शब्द का शब्द था कि वात माने हवा होता है। तो हड्डी के जोड़ में यानी गांठ में हवा आ जाता है, हवा। तो उस हवा के कारण क्या होता है? ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है हड्डी के ज्वाइंट ज्वाइंट। तो उस बीमारी का इलाज करने के लोग क्या करते हैं? उसी घी को हल्का गर्म करके, यहाँ लिखा है ना, वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। उपचार करने का अर्थ होता है बच्चों इलाज करना। ठीक है, उपचार का पर्यायवाची शब्द क्या है? इलाज। इंग्लिश में ट्रीटमेंट बोलते हैं। उपचार के लिए तो तीनों शब्द याद रखना। हम लोग डॉक्टर को जब तबीयत खराब हो जाता है क्या करने के लिए बुलाते हैं? इलाज करवाने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो इलाज करने को ही उपचार करना बोलते हैं, और इंग्लिश में ट्रीटमेंट करना। ठीक, तो ये जो घी है वो देखो कितना काम आ रहा है। हम लोग जब हमारा हाथ पैर या होंठ फटने लगता है ठंड में, तो हम लोग क्या करते हैं? वैसलीन लेते हैं, ब्रो प्लस लेते हैं, तरह तरह के मतलब क्रीम लेते हैं, और उसको लगाकर उसको ठीक करते हैं। एड़ी फट गया हो या हाथ पैर फट गया हो ठंड के दिनों में, तो लेकिन वहां के लोग उसी घी को लगा लेते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। वो भी अचूक दवा है। अचूक दवा उसे कहते हैं जिससे ठीक होने की गारंटी होता है। ठीक होने की गारंटी हो उसमें,
ना ठीक होना ऐसे वाली बात ही ना हो। तो अचूक दवा है वो, जिस चीज के लिए उपयोग किया जाता है उससे ठीक होना जरूरी है। और गठियावात बता दिया, दो हड्डी होता है ठंड के दिनों में विशेषकर। तो उसमें ये लोग हल्का घी को गर्म करते हैं। अब गर्म क्यों करते हैं, मैंने बता दिया है कल का, कि इसका जो घी होता है वो ठोस होता है। जैसे वनस्पति घी होता है, डालडा घी, आप लोग देखोगे दुकान में डालडा, तो वो सामान्य ताप पे ठोस रहता है, उसको गर्म करोगे तभी तेल बनता है। तो इसलिए हल्का गर्म करते हैं, हल्का गर्म करने से वो तेल जैसा बन जाता है, फिर धूप में बढ़िया मालिश करते हैं तो गठियावात भी ठीक हो जाता है। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि चिवड़ा घी में कौन सा रसायन होता है, तो पामेटिक अम्ल नाम का रसायन होता है। यह रसायन विभिन्न औषधियों एवं सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। अब इस पामेटिक अम्ल का उपयोग क्या है, तो विभिन्न औषधियों, औषधि यानी दवाइयों, सौंदर्यवर्धक यानी होता है बच्चों जो सुंदरता को बढ़ाता है। सौंदर्य यानी होता है सुंदरता, सौंदर्य माने सुंदरता होता है, और वर्धक यानी बढ़ाने वाला, वर्धक यानी बढ़ाने वाला। तो जो चीज सुंदरता को बढ़ाता है उसको सौंदर्यवर्धक बोलते हैं। तो सौंदर्यवर्धक क्या है जी, ये जितना सब क्रीम पाउडर दुनिया भर का मेकअप करते हैं लोग, करते हैं ना, तो ये जितने उनको बनाने के लिए ये चिवड़ा घी का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि चिवड़ा घी में क्या पाया जाता है, पामेटिक अम्ल पाया जाता है। अब पामेटिक अम्ल का उपयोग सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में, सौंदर्यवर्धक जो सामान है उनको बनाने में इस पामेटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये पामेटिक अम्ल विशेष याद रखना, ये पामेटिक अम्ल एक रसायन है जो कि चिवड़ा घी के अंदर पाया जाता है। और उसी रसायन का उपयोग दो चीजों में होता है, एक तो औषधि बनाने में, दवाइयां बनाने में बहुत सारी बीमारियों के लिए, और सौंदर्यवर्धक रसायन को बनाने में, जिसका उपयोग मेकअप के जितने भी सामान है सुंदर बनाने के लिए लोगों को किया जाता है, उन वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो चलिए ये हो, तो चलिए देखते हैं इसमें व्याकरण से संबंधित क्या क्या चीज है। जैसे यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है, तो एक आ जाता है कभी कभी कि रहित का विलोम शब्द क्या है। तो रहित का विलोम शब्द होगा बच्चों सहित। रहित का विलोम शब्द होना, रहित का अर्थ होता है के बिना, रहित का अर्थ होता है के बिना, और सहित का अर्थ होता है के साथ। सहित का अर्थ क्या होता है, के साथ। एक एक उदाहरण बता देता हूँ दोनों, ठीक है। जैसे मैं परिवार सहित घूमने गया था, तो परिवार सहित घूमने गया था का मतलब हुआ कि मैं परिवार के साथ घूमने गया था। ठीक, सहित यानी के साथ। रहित, तो जैसे कह सकते हैं मेरा मोबाइल कवर रहित है, मेरा मोबाइल कवर रहित है, यानी कवर के बिना है, बिना कवर के हुआ। मैं चश्मा रहित मोबाइल नहीं पढ़ सकता या पुस्तक नहीं पढ़ सकता, यानी बिना चश्मा की पुस्तक नहीं पढ़ सकता। तो ऐसी जहां के बिना यानी जिस जो भी वस्तु है वो नहीं है, चीज है वो नहीं है, तो वो रहित शब्द आएगा। सहित में जो रहेगा साथ। ठीक, तो रहित का विलोम सहित वाक्य प्रयोग करना भी बता दिया। अभाव मतलब होता है उसका ना होना। ठीक, अब चलो देखते हैं, यही नहीं जाड़ों में जब था होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया बात हो जाता है तब स्थानीय लोगों के लिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है, देखो हाथ पैर। हाथ पैर के बीच में एक क्या है, चिन्ह है इस तरह। इस चिन्ह को बोलते हैं संयोजक चिन्ह। संयोजक माने होता है बच्चों जोड़ने वाला। संयोजक माने क्या होता है, जोड़ने वाला। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए आपस में जो चिन्ह लगाया जाता है, इस तरह ऋण चिन्ह जैसे, इस चिन्ह को बोला जाता है संयोजक चिन्ह। ठीक, आगे चल के इसके बारे में और विशेष जानोगे। ये जब द्वंद्व समास होता है, समास पढ़ोगे तो उस समय
तो द्वंद्व समास के जितने भी शब्द होते हैं उनके बीच में ये चिन्ह रहता है। तो अभी तुम लोग जानो केवल ये संयोजक चिन्ह है और दो शब्दों को जोड़ने का काम ही आता है। अब दोनों शब्द कभी कभी एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं ज्यादातर, ठीक। उन्हीं दोनों शब्दों के बीच में जोड़ा जाता है या समान अर्थ वाले शब्दों को के बीच में इसको लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं वे। यहाँ पर एक शब्द है वे का ये बताओ, बता देता हूँ फिर टाइम पास ज्यादा हो जाएगा। वे सर्वनाम है बच्चों और वे एक बहुवचन है। एक सर्वनाम है और कैसा सर्वनाम है, तो बहुवचन वाला सर्वनाम, बहुवचन वाला सर्वनाम है। इसको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ, रुको इसको मिटा देता हूँ मैं। कौन कौन सा सर्वनाम एक वचन है, कौन कौन सा बहुवचन है, यही पर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक वचन लिख देता हूँ मैं यहाँ, एक वचन, और फिर लिख देता हूँ बहुवचन। इसको तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो पहला, प्रथम, जैसे मैं कहूंगा तो एक वचन है। अगर मैं कहता हूं हम, तो ये बहुवचन सर्वनाम है। अगर तू कहते हैं या तुम भी कहें तो एक वचन भी है, और तुम या तुम लोगों में ये बहुवचन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तुम सब ऐसे कह सकते हैं, तुम कहे तो एक वचन, तुम सब कहे तो बहुवचन। उसी तरह वह कहे तो वह एक वचन है, वे, वह का बहुवचन क्या होगा, वे। याद रखो, वह एक वचन, एक आदमी है तो वह बोलते हैं, एक से अधिक है तो वे बोलते हैं, वे बोलते हैं। एक वचन है, ये बहुवचन, ठीक। उसी तरह आता है जैसे उस, ये बहुवचन है, उन, ये जैसे उसे लिखते हैं ना, उन्हें, तो उसे कहेंगे तो एक वचन है, उन्हें कहेंगे तो बहुवचन है। तो जिसमें आधा नाव हे वाला हो, समझ जाना बहुवचन है। जैसे उन्हें, इन्हें ऐसे बोलते हैं ना, तो वो बहुवचन होता है। और उसे, इसे एक वचन है, ठीक। तो ये मुख्य रूप से जो सर्वनाम है उसको पता ही रहना चाहिए कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन। तो मैं एक वचन, हम बहुवचन, तुम एक वचन है, तुम सब कह रहे हैं तो बहुवचन हुआ। वह एक वचन है, वे एक से अधिक को बोलेंगे, यह एक को बोलेंगे, ये बहुवचन है। उसे या इसे एक वचन है, उन्हें या इन्हें बहुवचन है, ठीक। तो सर्वनाम से संबंधित एक वचन बहुवचन इसमें पूछा गया है। दरअसल जानना जरूरी है इस पाठ में, इसीलिए बता रहा हूँ। चलो ठीक है, इसमें एक आ गया है महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण। चिवड़ा घी में महत्वपूर्ण रसायन होता है। महत्वपूर्ण मतलब जिसका महत्व हमारे जीवन में ज्यादा हो, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हो उसका उपयोग बहुत ज्यादा हो। भाई महत्व किसका हो, का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है और जो कीमती भी होता है। कीमती तो छोड़ो, लेकिन उसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, वो कहलाता है महत्वपूर्ण, ठीक। तो इस तरह हो गया बच्चों ये वाला अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो एक एक करके माइक ऑन करके पूछ सकते हो, फिर अगला अनुच्छेद में चलेंगे। कोई शब्द चूक गया हो जिसका, सौंदर्यवर्धक। हाँ तुम नहीं जुड़े थे क्या जी इस समय, अभी अभी जुड़े हो। सौंदर्यवर्धक का बताया, सौंदर्य माने होता है बच्चों सुंदरता। एक बार और बता देता हूँ, तुम अभी अभी जुड़े हो शायद। सुंदरता, और वर्धक माने होता है बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, ठीक। तो जिसमें ये वर्धक शब्द जोड़ दोगे ना, समझो उसको वो बढ़ाने वाला है, ठीक। तो सौंदर्य वर्धक कह रहे हैं तो सुंदरता को बढ़ाने वाला। और कुछ वर्धक बोल सकते हैं, बताओ। हम्म, वर्धक लिख दे, मान लो सौंदर्य वर्धक की जगह में अगर मैं रोग वर्धक कहूं,
तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? सौंदर्य का वर्धक का तो अर्थ बता दिए। सौंदर्य वर्धक तो सौंदर्य माने सुंदरता होता है, वर्धक यानी बढ़ाने वाला। तो अगर मैं रोग वर्धक कहूँ, रोग वर्धक, तो इसका मतलब क्या होगा? रोग को बढ़ाने वाला, रोग बढ़ाने वाला। ये रोग यानी बीमारी को और जो बढ़ाने वाला है वो रोग वर्धक होगा। मान लो कोई सामान, मान लो जितने भी नशा वाला चीज है, ठीक है, ठीक है जी, दारू सिगरेट, ये जितना गांजा वांजा लोग पीते हैं, तो ये क्या है? ये सब सामान रोग वर्धक है, रोगों को और बढ़ाने वाला चीज है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारा वर्धक हो सकता है, बहुत सारा चीज बढ़ाने वाला हो सकता है। कोई रोग वर्धक है, कोई स्वास्थ्य वर्धक, सुने हो जी? स्वास्थ्य वर्धक सुने हो कि नहीं सुने हो, ये बताओ। नहीं सुने। तो स्वास्थ्य, नहीं स्वास्थ्य सुने। वर्धक चलो, स्वास्थ्य वर्धक माने होते हैं बच्चों जो हमारे स्वास्थ्य को, पहले बंद करो माइक, जिसके यहाँ शोर हो रहा है। एक होता है बच्चों स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक। तो स्वास्थ्य को, यानी स्वास्थ्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य जिसमें बीमारी ना हो। तो जो स्वास्थ्य को वर्धन करता है यानी अच्छा स्वास्थ्य को बनाता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, वो स्वास्थ्य वर्धक है, ठीक। स्वास्थ्य को हमारे बनाने का काम करता है, अच्छा रखने का काम करता है, वो स्वास्थ्य वर्धक है। जैसे हम जितना भी फल फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये क्या है जी? योगा करते हैं, तो योगा स्वास्थ्य वर्धक होता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का काम करता है। फल खाते हैं, स्वास्थ्य वर्धक होता है। दूध पीते हैं, स्वास्थ्य वर्धक होता है ना। तो जो चीज खाने पीने से, जो चीज करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो वो स्वास्थ्य वर्धक कहलाता है। सौंदर्य वर्धक जो सुंदरता को बढ़ाता है, सौंदर्य वर्धक में क्रीम पाउडर ही नहीं है। सुबह सुबह आप बढ़िया टहलोगे, ठीक है, ज्यादा तेल वेल वाला नहीं खाओगे, तो वो भी सौंदर्य वर्धक होता है। टहलने से आदमी का चेहरा क्या होता है? चमकता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया सौंदर्य वर्धक। और किसी को कोई समस्या पूछना है पूछ लो, अच्छी तरह समझना जरूरी है शब्दों को, इसीलिए हिंदी का ये पाठ पढ़ा रहे हैं। किसी को पता है मिट्टी तेल को और क्या बोलते हैं? मिट्टी तेल को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? माटी तेल, माटी तेल, और माटी मिट्टी तेल। तेल और कोई नाम बताओ मिट्टी तेल का? नहीं पता? किरोसिन तेल बोलते हैं, किरोसिन तेल। माइक बंद करो। किरोसिन तेल बोलते हैं। अब मुंबई तरफ जाओगे ना महाराष्ट्र में, तो उधर घासलेट बोलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र तरफ मिट्टी तेल को ही घासलेट बोलते हैं, किरोसिन तेल माटी तेल छत्तीसगढ़ी में, ठीक। ये हो गया। मेरे ख्याल से अब इसमें नहीं बचा है, और कुछ बचा होगा तो देख लेना, पूछ सकते हो बाद में। चलिए अब देखते हैं अगला अनुच्छेद। चलो माइक बंद रखना, फटाफट पढ़ के सुना रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, पुष्पित शब्द में आना है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष पुष्पित हो जाता है, इसका मतलब है बच्चों पूरी तरह पुष्प से, पुष्प यानी फूल से ढक जाता है। उसमें जितना भी है वे सारे पुष्प खिल जाते हैं। तब कहेंगे हम कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में क्या होता है, उसमें जितना भी फूल खिलना रहता है चिवरा वृक्ष में, वो सारे फूल खिल जाते हैं और पूरा पेड़ पुष्प से यानी फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। तब कहेंगे कि वो पुष्पित हो गया, ठीक। पुष्पित होना यानी फूल का खिल जाना। डोहड़ू या कली जो है, कली बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में डोहड़ू। तो जो जितना भी कली है सभी खिल करके पुष्प यानी फूल बन जाते हैं, तब कहलाता है पुष्पित हो जाता है। तब इसके सफेद फूल मधुमक्खियों को मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं, ठीक है।
तो जब सब इसका जो फूल का रंग कैसा होता है, स्पष्ट लिखा हुआ है, सफेद रंग का होता है। तो सफेद रंग का इसका जो फूल होता है वो मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करता है। अपनी ओर खींचना, आकर्षण माने होता है खींचना। तो केंद्र होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, मतलब उसी की ओर वो लोग खींचे चले जाते हैं उस सफेद सफेद फूल को देख के मधुमक्खियां। तो इसके जो सफेद फूल होते हैं मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं, मतलब इन्हीं की ओर ज्यादा जाते हैं, इसी फूल की ओर। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल चाचिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं। शुद्ध एवं सुस्वादु सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। तो उस इलाके में जाओगे ना, दो ठो जनपद के बारे में इसमें उल्लेख हुआ है बच्चों, एक तो पिथौरागढ़ है और दूसरा है कुमाऊं। ठीक है, तो कुमाऊं जनपद और पिथौरागढ़ जनपद जो कि नेपाल देश के सीमा से जुड़ा हुआ है, ये दोनों जनपद। तो यहाँ इस इलाके में जाओगे तो तुमको शुद्ध शुद्ध यानी प्योर, जिसमें कोई मिलावट ना हो, केवल मधुमक्खी द्वारा बनाया गया शहद को बोलेंगे शुद्ध शहद। और दूसरा सुस्वादु। देखो बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सु और स्वादु। सु माने अच्छा होता है, सु माने अच्छा, तो और स्वादु माने होता है स्वादिष्ट। तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट हो, कोई भी चीज, खाने की चीज बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट हो, तो उसे कहते हैं सुस्वादु। ध्यान से सुनो, सुस्वादु शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, यहाँ से मिटा देता हूँ, सु और स्वादु। तो दोनों शब्दों को मिला दो के बनता है सुस्वादु। तो सु माने अच्छा होता है, सु माने अच्छा। अरे क्यों तुम्हारे, क्या हो गया जी, माइक क्यों ऑन किए हो? सु माने अच्छा होता है, और आदमी के लिए यूज करो तो भला भी होता है। सु माने भला भी होता है। तो दो अर्थ होते हैं ये सु उपसर्ग के, याद रखना। सु माने अच्छा या सु माने भला। तो यहाँ पर सुस्वादु में सु का अर्थ अच्छा होगा, सुस्वादु का अर्थ अच्छा स्वादिष्ट। तो उस इलाकों में जब तुम जाओगे तो शुद्ध शहद और बढ़िया बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट शहद वहां तुमको चखने के लिए मिल जाएगा। लेना चाहो तो ले सकते हो। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है। तो मधुमक्खी पालने का देखना, बक्सा रहता है और उसका घर बनाए रहते हैं या पेड़ों के नीचे रखे रहते हैं। तो गृह यानी होता है बच्चों घर, ये भी याद रखो, गृह माने घर। तो मधुमक्खी पालन के लिए ऐसे बक्सा रहता है और उसी में ऐसे एक कर दिए रहते हैं और छेद रहता है उसमें मधुमक्खी को अंदर जाने के लिए, और अंदर जाली लगा रहता है, प्लेट लगा रहता है आयताकार, उसी में वो जाके छत्ता बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लो ये जो मधुमक्खी पालने का जो घर है, बक्सा है, उसको इस पेड़ के पास में रखा जाए तो आसानी से क्या है, सुगमनी से सरलता से जो क्या है जी, मधुमक्खी वो अपना जो छत्ता है वो बना सकती है, और हमको आसानी से क्या मिल सकता है, शहद मिल सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है वो कि मधुमक्खी पालन गिरोह को इन्हीं वृक्षों को पास रखा जाए, क्योंकि इन वृक्षों को पास रखेंगे तो मधुमक्खियों को आसानी से फूलों का रस मिल जाएगा। कई फूलों के रस से बनता है शहद। तो जितने भी मधुमक्खी हैं आसानी से फूलों के रस को पा सकती हैं और आसानी से शहद बना सकती हैं। परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकायदा मतलब होता है बच्चों नियम के अनुसार। बाकायदा माने नियम के अनुसार। ये बाकायदा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बा और दूसरा है कायदा। रुको इसको थोड़ा मिटाता हूँ। ये दो शब्दों से मिलकर बना है बा और कायदा। कायदा का अर्थ होता है बच्चों नियम। कायदा माने नियम, जैसे सुने होगे अपने कायदे में, कायदे से जो भी करोगे तो ठीक रहते हैं, कायदे से जो भी करोगे तो ठीक रहता है बोलते हैं बड़े बड़े लोग। तो कायदे मतलब नियम का होता है। अब बा माने अनुसार, तो बा कायदा माने नियम के अनुसार।
ठीक। तो बाकायदा यानी नियम के अनुसार यानी वैज्ञानिक तकनीक वैज्ञानिक तरीके का अगर वैज्ञानिक तरीके का वैज्ञानिक टूल्स का वैज्ञानिक उपकरण का वैज्ञानिकों द्वारा जो विकसित किया गया है सामान उनका उपयोग करेंगे उनको अपनाएंगे तब हम आसानी से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। ठीक है आसानी से। अब देखो बच्चों क्या होता है उसका ऐसे जाली जाली रहता है इसे बक्सा में उसमें ना एक फिरोमोन्स नाम का हार्मोन होता है रसायन मान लो तुम लोग नजर में फिरोमोन्स। ये फिरोमोन्स जो लिक्विड होता है एक रसायन उसको इस जाली में लगा देते हैं। ऐसा बहुत सारा जाली उस बक्से में डाले रहते हैं। तो ये फिरोमोन्स का खासियत ये है कि ये फिरोमोन्स का गंध सूंघ के वो जितने भी मधुमक्खी है वो यहीं पर आके पत्ते बनाते हैं। अब वो खरीदने से मिल जाता है फिरोमोन्स। अगर तुम अपने शरीर में फिरोमोन्स का छिड़काव कर लोगे तो मधुमक्खी तुम्हारे शरीर में आके बैठ जाएंगे। अब तुमको डंक नहीं मारेंगे ना वो उनको बहुत अच्छा लगता है फिरोमोन्स हार्मोन। ठीक है उसी हार्मोन्स के चलते वो लोग मधुमक्खी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक। तो ये फिरोमोन्स नाम का जो हार्मोन है बच्चों ये जो जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं तो इसी जाली में लगा देते हैं। तो फिर सूंघते हुए मधुमक्खी आते हैं और उसी में छत्ते बनाते हैं। ठीक। तो ये जानकारी है इसको याद रखना फिरोमोन्स नाम का एक रसायन होता है जिसको लगा कि वहां आते हैं और उस पे अपना छत्ता बनाकर क्या बोल शहद बनाते हैं तो फिर आसानी से लोग निकाल लेते हैं उनको कुछ नहीं करते। ठीक। तो इस तरह से होता है मधुमक्खी पालन। अब चलिए इसमें कुछ कुछ शब्द और है फिरोमोन्स को याद रखना बढ़िया जनरल नॉलेज है तुम लोग के लिए। पुष्पित शब्द तो मैं बताया था कल ये पुष्प में ईत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पुष्प शब्द में ईत प्रत्यय जुड़ा हुआ है तब बना है ये पुष्पित शब्द। ठीक है। अब इसी तरह इसमें और कुछ देखिए शब्द अगर बताना हो जैसे तकनीक का बता दिया तकनीक यानी तरीका होता है या उपकरण। तरीका भी हो सकता है या उपकरण। उपकरण क्या होता है बच्चों सामान कोई भी चीज को कोई काम कर रहे हैं मान लो नट बोल्ट खोल रहे हो तो नट बोल्ट खोलने के लिए कोई टूल से तो रहता है ना। तो वो उपकरण हो गया कोई भी काम करने के लिए जिस उपकरण का जिस सामान का यूज कर रहे हैं वो उपकरण है। तो वैज्ञानिकों द्वारा जो बनाया गया उपकरण है सामान है वो वैज्ञानिक तकनीक हो गया या वैज्ञानिक तरीका हो गया। उनके अनुसार काम करोगे तो बाकायदा माने नियम के अनुसार बता दिया। सुगमता सुगमता यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। सु और गम लास्ट में ये ता प्रत्यय है स्वर्ग कहलाता है और ता प्रत्यय है गम शब्द में मुख्य शब्द है सार्थक शब्द गम यानी जाना होता है वास्तव में। तो जहां आसानी से जाया जा सकता है वो सुगम है। तो यहाँ पर सुगमता का अर्थ बच्चों बच्चों सरलता से है सरलता से या आसानी से। तो जिस काम को तुम लोग आसानी से कर लेते हो तो उसको कहेंगे तुम उस काम को सुगमता से कर लेते हो। कैसे कर लेते हो सुगमता से। तो सुगमता का अर्थ हो गया सरलता से या आसानी से जिसको करने में बहुत कम मेहनत लगे। तो हम उसी काम को सरलता से कर लेते हैं आसानी से कर लेते हैं या सुगमता से कर लेते हैं। ठीक। अब इसमें अक्टूबर नवंबर ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलो अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। नहीं पूछना है इसमें कोई शब्द लग रहा है क्या कठिन जिसका मैंने पूछना। हाँ एक चीज और बता दूं बच्चों अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं सफेद फूल खिलता है चिउरा में तो चिउरा वृक्ष का फूल रात में खिलता होगा कि दिन में। दिन में रात में ठीक चलो माइक बंद कर लो। में कौन कौन रात में बोल रही है। हेलो। दिन में हाँ चलो बताओ रात में खिलता है करके तुम कैसे जानोगी तुमने तो चिउरा का वृक्ष देखा ही नहीं है। सर वो सफेद रहता है चूरा वृक्ष मतलब कि चिउरा चूरा वृक्ष वृक्ष का का फूल फूल सफेद सफेद होता है। तो सफेद रहता है तो क्या हुआ
वो रात में खिलते हैं। जितने भी सफेद फूल हैं, सभी सफेद फूल रात में खिलते हैं। वो हाँ, हाँ। चलो गुड। बाकी बच्चे ध्यान से सुनो जी, यही चीज बताने वाला था तुम लोगों को। तुम लोग फूल देखते हो और देखना जितने भी सफेद कलर के फूल होते हैं, किसी भी पेड़ पौधे का हो, सफेद कलर का फूल है देखते हो तो समझ जाना वो फूल रात में खिला है। और जितने भी रंगीन फूल होते हैं, रंगीन यानी सफेद को छोड़ के लाल, नीला, गुलाबी, पीला, हरा, जो भी, वो सारे फूल दिन में खिलते हैं। याद रखना, सफेद फूल रात में ही खिलते हैं, जितने भी सफेद फूल हैं। और जितने रंगीन फूल है दिन में खिलते हैं। सफेद फूल की एक और खासियत, सफेद फूल का खुशबू ज्यादा होता है रंगीन फूल से। सफेद फूल का जो खुशबू होता है वो रंगीन फूलों से ज्यादा खुशबूदार होते हैं। दूसरा चीज, रात में ज्यादा खुशबू होता है और सफेद होने के कारण भंवरा जो होता है या मधुमक्खी जो होता है उनको आसानी से ये फूल दिख जाते हैं या मिल जाते हैं। मान लो दिखाई भी नहीं दे रहा है तो वो अधिक खुशबू होने के कारण सूंघते हुए फूलों तक पहुंच जाते हैं। भंवरा के कारण ही क्या होता है जी, जो पेड़ों में फूल से फल बनता है वो भंवरा के कारण बनता है ना, याद रखो। अगर भंवरा नहीं होंगे तो फूलों से फल नहीं बनेंगे। तो भंवरा, मधुमक्खी, इन सब, तितली जो फूलों का रस चूसते हैं, इन कीटों का या इनका होना बहुत जरूरी है। इन्हीं की वजह से फूल में फल बन पाता है। तो ये भंवरा, मधुमक्खी, तितली, ये सब रात होता है तो सफेद जल्दी दिखाई दे देता है। दूसरा, ज्यादा खुशबूदार होता है इसलिए वो लोग सूंघते हुए। ये याद रखना, रात में एक तो दिखता जल्दी है सफेद होने के कारण, अच्छा खुशबू रहता है, तो नहीं दिखता तो भी सूंघते हुए चले जाते हैं। तो आप लोग रात रानी का फूल देखना, मोगरा का फूल देखना, बहुत ही ज्यादा खुशबू देता है। ठीक है, तो ये पहचान है। सफेद फूल अगर सुन लिए तो समझ जाओ वो रात में ही खिलता है। और जितने भी रंगीन फूल हैं वो दिन में खिलते हैं और सफेद फूलों में ज्यादा खुशबू होता है। तो ये जानकारी जो बच्चे नहीं सुने थे उनके लिए आज से है। और बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है? उपलब्ध शब्द का बता दिया था मैं, प्राप्त होना। किसी को और पूछना है इसमें? फिर अगला अनुच्छेद में चलेंगे। नहीं सर। चलिए नहीं। चलिए आते हैं इधर। अगला अनुच्छेद आते हैं, लास्ट अनुच्छेद है बच्चों, ध्यान से सुनो, माइक बंद कर दो। जब ये चिवरा वृक्ष पुष्पित होते हैं, पुष्पित होने का अर्थ बता चुका हूँ, माने फूलों से ढक जाते हैं, यानी तो बोलेंगे पुष्पित हो जाते हैं। तब स्थानीय लोग कहते हैं बच्चों, जहां ये चिवरा वृक्ष पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है बताया हूं मैं, कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद। कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद, तो वहां के लोगों को बोलेंगे स्थानीय लोग। जहाँ ये चिवरा वृक्ष पाया जाता है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं स्थानीय लोग। इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों की रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा कर लेते हैं का अर्थ भी कल बता चुका हूँ, एकत्र कर लेते हैं, ठीक है, जमा कर लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे डाली को ऐसे हिलाते हैं तो उसका जो रस है, फूलों का रस, वो टपकने लगता है। और उस रस को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान कर, भाई जब उसे हम डाली को हिलाकर उसका रस टपकेगा, उसको किसी बर्तन में इकट्ठा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें पत्ते, कचड़ा वचड़ा भी गिर जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं ताकि कचड़ा अलग हो जाए। उसके बाद उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गन्ना रस से गुड़ बनाते हैं तो क्या करते हैं, गन्ने का रस पहले निकालते हैं, गन्ना रस को बहुत समय तक उबाला जाता है जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। तो गाढ़ा हो जाता है तो फिर ठंडा करके उसको, ठंडा करने पर ठोस हो जाता है, वही गुड़ है। तो बस यही प्रक्रिया सेम इसमें भी है। इसमें छोटे छोटे डाली को ऐसे हिलाते हैं, उसका रस टपकता है, उसको बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उसमें कचरा वचरा भी गिर जाता है तो उसको छान लेते हैं।
छानने के बाद फिर क्या करते हैं, उबाल करके गाढ़ा होने पर उसी का गुड़ बनाते हैं। और ये गन्ना रस का भी तो वैसे ही है ना जी। गन्ना रस को भी जब निकालते हैं तो उसे भी छाना जाता है। छानने के बाद ही बड़ा बड़ा जो कड़ाहा होता है उसका, उसमें उबाल के गुड़ बनाते हैं, नहीं तो फिर गुड़ में कचड़ वचड़ चला जाएगा। तो छानना जरूरी है। इसका भी जो रस होता है, फूलों का रस, उसको बर्तन में इकट्ठा करके छान के उबाल के गुड़ बनाया जाता है। यह गुड़ देखने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। आप देखकर नहीं बता सकते कि ये गन्ने का रस का बना गुड़ है कि ये चिवड़ा वृक्ष के फूलों के रस से बना गुड़ है। दोनों देखने में सेम टू सेम होता है और लोग इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाते हैं। औषधि के रूप में मैंने बताया, दवाई के रूप में भी काम आता है। यानी केवल ये मीठा खाने का काम नहीं काम आता, ये दवाई भी काम आता है ये गुड़। ठीक है। के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहां चिवड़ा के वृक्ष होते हैं। आप तुमको ये गुड़ कहीं दूसरे शहर में जाके ढूंढोगे, या उत्तराखंड आ गए हैं तो उत्तराखंड में सब जगह मिल जाएगा खरीदने से, ऐसा सोचोगे तो वो नहीं मिलता। वो जहां ये कौन कौन सा पिथौरागढ़, कुमाऊं जनपद और नेपाल की सीमा में जी, तो वहीं ये गुड़ तुमको देखने को, खाने को, चखने को मिलेगा। ठीक है। और कहीं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जहां चिवड़ा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है, खप जाता है, खप जाता है, कर लिया जाता है या खत्म हो जाता है, कह सकते हैं। अब उपयोग कर लेंगे तो खत्म होगा ही। ठीक है। तो वहां के लोग जितना भी ए, चिवड़ा के फूलों के रस से जो गुड़ बनाते हैं वो सारा स्थानीय स्तर पर, मतलब जहां ये चिवड़ा वृक्ष पाया जाता है उधर के ही बाजारों में बिक जाता है, या जो लोग बनाते हैं उन्हीं से लोग खरीद के खत्म कर देते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो खप जाता है, ये शब्द याद रखना, नया शब्द है। खप जाता है यानी उपयोग हो जाता है, या उपयोग करेंगे तो पूरा खत्म हो जाता है, बाहर बेचने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ, तुम चाहो तो वहां जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। लुत्फ माने होता है बच्चों आनंद, मजे। बहुत अच्छा शब्द है, उर्दू का शब्द है बच्चों ये। लुत्फ का लुत्फ का अर्थ होता है आनंद या मजे। इसको कैसे पढ़ना है देख लो, अच्छे से बता देता हूँ। लुत्फ ऐसे आधा ता और लू को पहले पढ़ोगे तो लुत्फ, और फक वाला से बोलोगे फ। लुत्फ क्या पढ़ना है इसको? लुत्फ। तो लुत्फ माने होता है आनंद या मजे लेना। तो वहां जो ये जो घी, गुड़ और शहद है, इसका जो मजा है, इसका जो आनंद है खाने को, वहां जाकर ही उठा सकते हो या मजे ले सकते हो। ठीक है। लुत्फ यानी आनंद या मजे। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध यानी छोटा छोटा पौधा तैयार करनी चाहिए जिससे क्या हो, अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त हो सके। भाई पहले ही मैं बता दिया हूं क्या कि ये जो वृक्ष है बच्चों, केवल कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद जो भी काली नदी के किनारे है नेपाल की सीमा के पास, वहीं पर उगता है और अन्य जलवायु में नहीं उगता। यानी वहां बहुत ठंडा जलवायु है, ठंडी जलवायु है, ठंडा का मौसम ज्यादा रहता है। ठीक है। तो ठंडी जलवायु में ही ये पनपता है कहें, उगता है कहें, ठीक है, पैदा होता है। तो वैज्ञानिक लोगों को ऐसी पौधा तैयार करना चाहिए इस पे चिवड़ा का, जो अन्य क्षेत्र में भी उग सके और पर्याप्त मात्रा में फिर उसका उगाया जा सके, और जिससे बड़े पैमाने पर माने बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसे मान लो वहां पर 2 जनपद में है तो पूरा देश भर में मान लो उगाया जा सके, या आस पड़ोस जितना भी और राज्य है सब राज्यों में उगाया जा सके, तो बड़ा क्षेत्र हो, सिर्फ बड़ा क्षेत्र, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़। अब बड़ा 1 एकड़ 2 एकड़ से बड़ा क्षेत्र क्या बोलेंगे, राज्य को बोल सकते हैं, एक राज्य में, 2 राज्य में। तो वहां केवल 2 ही जनपद में जैसे अभी उगाया जा रहा है। ठीक है। कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद में तो 2 ही क्षेत्र हुआ।
और मान लो बहुत सारे जितने भी जनपद हैं या जिला है झारखंड, सॉरी उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं सब जगह उगाया जा सकेगा, तो बहुत सारा फिर उसका गुड़ शहद जो भी बनता है वो बना सकते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिक लोगों को पौधा तैयार करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, पौध यानी पौधा से मतलब है। ठीक, पौध यानी पौधा, बड़े पैमाने पर मतलब बड़े क्षेत्रों में। बताओ क्या पूछ रहे, पूछो पूछो। सर पेड़ अभी भी है? हाँ हाँ अभी भी है ना जी, वहां जी उसका पेड़ अभी भी है। बस लेकिन क्या है वो उधर ही पनपता है, बाकी जगह वो उगता नहीं है। इधर लाके बीज लाओगे यहाँ बोओगे, जैसे तुम लोग देखो सेब का पेड़, सेब का पेड़ तुम लोग अपने तरफ देखे हो कोई? सेब तो सब खाते हैं लेकिन सेब का पेड़ कहाँ देखे हम लोग? ठीक है, तो नहीं इसलिए तो देखे। हमारे, हाँ का पेड़ नहीं हमारे देखे। तरफ, हाँ तो सेब का पेड़ हमारे तरफ पनपता नहीं है, क्यों? वो उगता नहीं है। सेब का पेड़ हमारे तरफ बीज बोओगे ना तो सेब का पेड़ नहीं उगता, उसके लिए बहुत ठंडी जलवायु चाहिए। जहाँ बहुत ज्यादा ठंड का क्षेत्र होता है, ठंडी क्षेत्र होता है, ऐसी जगह में सेब उगता है। तो उसी तरह वो भी है, पहाड़ी और ठंडी इलाका में ही, ठंड पहाड़ी और ठंडी जलवायु में ही वो पनपता है, उगता है। इसीलिए हमारे इधर या और उसी उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के अन्य जनपद में अन्य क्षेत्रों में नहीं उगता हो। तो उसके लिए एक निश्चित जलवायु होता है बच्चों, हर पेड़ पौधे के लिए। वो जिस जलवायु में उगता है उसी जलवायु में तरफ ही उगेगा। उससे अलग क्षेत्र में उगाओगे, ठंडी वाले को गर्मी क्षेत्र में ले जाओगे तो नहीं उगेगा, गर्मी वाले को ठंडी क्षेत्र में ले जाओगे तो भी नहीं उगेगा। ये खासियत है। ठीक है, पेड़ पौधों पौधे अपने अपने जलवायु में ही जिंदा रहते हैं या उगते हैं या कहीं बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, बहुत अच्छा चीज आया है यहाँ पर। देखो, हमने इसमें पुष्पित शब्द पढ़ा। क्या शब्द पढ़ा है? पुष्पित, सुगंधित। तो पुष्प और सुगंध, ये पुष्पित शब्द पुष्प से बना है, सुगंधित शब्द, और इसमें देखो ईत प्रत्यय को जोड़ दिया गया है। क्या प्रत्यय को जोड़ दिया गया है? ईत। तो ऐसे ही अब एक को अच्छे से समझा देता हूं, पहले देखो, ये जैसे पुष्प शब्द है और इसमें ईत जुड़ा हुआ है। ठीक, तो जोड़ने से, ईत को जोड़ने से पुष्प में कैसे बन जाता है? ये पुष्प तो लिखाएगा ही, ऐसे करके पुष्प लिखेंगे। अब ये जो ई है, ई जुड़ेगा तो ई नहीं बनेगा, वो ई की मात्रा बन जाएगा। तो एक छोटा ई है, तो देखो छोटा ई किससे जुड़ रहा है? प से। ये धन को हटा देंगे तो ई किससे जुड़ेगा जी? प से तो जुड़ेगा। तो प में छोटी की मात्रा, तो प में छोटी की मात्रा ऐसे बनता है, और ता को फिर लिख देंगे। तो ये बन गया पुष्पित शब्द। जब भी ई जुड़ेगा तो ई के रूप में नहीं जुड़ेगा, ई नहीं लिखेंगे, उसका मात्रा लिखेंगे। तो छोटा ही है तो छोटे ही की मात्रा। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ एक चीज बता रहा हूं, ये छोटी की मात्रा ना अगर बीच में आधा अक्षर हो तो उसके और पहले लगता है। ऐसे हम नहीं लिख सकते, जैसे पुष्पित लिखा है तो ऐसे, यानी षटकोण के साथ जो आधा षटकोण का सा है उसके आगे में नहीं लगाते, छोटे ही का मात्रा उससे पहले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कोई बता सकते हो? चलो, कोई जवाब नहीं आ रहा है, बता रहा हूं। देखो, अगर मान लो ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखो मैं लिखा हूं, तो ये कभी कभी ऐसे मान लो जुड़ गए तो ये पूरा षटकोण का सा पढ़ देंगे इसको फिर। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी जैसे आधा पा हुआ, आधा षटकोण का सा हुआ, ठीक है, ऐसे अक्षर हो तो छोटी का मात्रा पहले ही लगाते हैं। पहले छोटी का मात्रा लिखेंगे, उसके बाद आधा अक्षर को लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक,
ये ऐसे है। अब इसी तरह हमको क्या करना है, ये जो शब्द है कथ, वर्ण और लिख, इसको करना है। तो देखो करेंगे तो क्या होगा, कथ लिख लिए। अब इसमें इत जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इत। तो क्या करेंगे, कथ को लिख लो पहले। अब कथ के को जोड़ना है छोटा ई, तो छोटा ई की मात्रा जुड़ेगा। तो छोटा ई की मात्रा पहले लिखाता है, तो था के पहले लाइन और उसमें ऐसे जुड़ेगा, हो गया था में छोटी की मात्रा, और ता को लिख दो जी ऐसे। तो कथ में ये इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कथित। कथित, कथित माने होता है बच्चों कहा हुआ या कहा गया। कथित मतलब होता है कहा गया, कथ माने कहना होता है। कथ माने कहना, तो कथित यानी कहा गया या कहा हुआ, बोला गया। ठीक, ये हो गया एक। अब दूसरा शब्द को बताता हूं, वर्ण। ऐसे लिखा है देखो, वर्ण, वर्ण में इत जोड़ना है। बहुत ध्यान से देखो, ये तुम लोगों का पुस्तक में भी है, परीक्षा में भी आएगा। तो वर्ण में इत जोड़ना है तो क्या करेंगे, वर्ण लिखेंगे। अब ये इत, ई किस में जुड़ेगा, तो आधा, यानी जो अणा में जुड़ना है तो अणा में छोटा ई का मात्रा बना दो जी, ये हो गया। अब ता को लिख दो, बन गया वर्णित। वर्णित माने वर्णन हुआ। वर्णन माने किसी के बारे में लिखा है वो, तो वो होता है वर्णित, उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैं कहूं, इस पाठ में चिवरा वृक्ष के बारे में वर्णित है। इस पाठ में, पाठ 2 में चिवरा वृक्ष के बारे में वर्णित है। वर्णित है मतलब उसके बारे में लिखा गया है। ठीक, वर्णित है मतलब उसके हैं कहा गया है, बताया गया है। वर्णित का अर्थ वही होता है। ठीक, उसके बाद देखें, लिख शब्द है, लिख है। तो लिख में इत जोड़ेंगे तो ई लिखा में जुड़ेगा, तो लिख, लिख सकते हो। अब खा में छोटा ही जुड़ेगा, यानी उसकी मात्रा जुड़ेगा, तो खा में छोटा ही का मात्रा लगा दो, तो ये बन गया लिखित माने लिखा हुआ। ठीक, तो ये इस तरह से इत प्रत्यय को जोड़ा जाता है, ये हो गया। अगला देखें बच्चों, यहाँ लिखा है सु का अर्थ। शब्द के प्रारंभ में सु लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, और सु का अर्थ होता है अच्छा या भला। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, जैसे सुस्वादु, सूले। अब यहाँ एक चीज और बता दूं, हम लोग देखना, ये पुष्प में ईत जोड़ रहे थे। तो ईत जोड़ रहे थे, तो इसमें याद रखो, ये जो पुष्प शब्द है ये सार्थक शब्द कहलाता है। पुष्प क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द। और ये बाद में जो ईत जुड़ रहा है यही कहलाता है बच्चों प्रत्यय। क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो छोटा सा शब्द जिस, इसको बोलते हैं शब्दांश। क्या बोलते हैं, शब्दांश। यह शब्दांश इसलिए कहलाता है क्योंकि इस शब्द का एक निश्चित अर्थ नहीं होता। ईत का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, मायने नहीं होता। ये पुष्प में जुड़ता है तभी इसका मायने बदल देता है। पुष्प का मायने बदल जाता है, पुष्प माने फूल होता है, लेकिन पुष्पित यानी फूल खिला हुआ, फूल से अर्थ अलग अर्थ हो गया ना। तो ये जो ईत है ये इसको बोलते हैं शब्दांश। शब्द का अंश है, शब्द का हिस्सा है। शब्दांश माने शब्द का टुकड़ा, शब्द का हिस्सा, शब्द का भाग कह सकते हैं। तो ये ईत जो एक सार्थक शब्द के बाद जुड़े, पीछे तरफ जुड़े, उसे बोलते हैं प्रत्यय। याद रखना, किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश, किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश कहलाता है प्रत्यय, जो उस सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, बदलाव कर देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ईत प्रत्यय
से शब्द बनाया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सु शब्द आया है, शुरू में लग रहा है। देखो सु, जैसे यहाँ लिखा है सु स्वादु और सुलेख, तो यहाँ पर सार्थक शब्द कौन है? ये स्वादु और लेख। तो देखो ये जो सु है वो सार्थक शब्द के शुरू में जुड़ रहा है, शुरू में, और ईथ लास्ट में जुड़ रहा था सार्थक शब्द के बाद पीछे में। तो जो शुरू में जुड़ता है उसको बोला जाता है बच्चों उपसर्ग। क्या बोला जाता है? उपसर्ग। तो जो किसी सार्थक शब्द के जो शब्दांश, इसको भी शब्दांश से बोलते हैं ना सु को, तो जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द के शुरू में जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है सार्थक शब्द का, तो वो शब्द कहलाते हैं उपसर्ग। याद रखो, जो शब्दांश, ये सु को क्या बोलेंगे? शब्दांश। जैसे उसमें ईट को शब्दांश बोल रहे थे, ये सब शब्दांश है। तो जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द के, सार्थक शब्द क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ है। स्वादु का अर्थ स्वादिष्ट, लेख माने लिखा हुआ। तो जो सार्थक शब्द के शुरू में जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये अगला देखो, अब सु माने होता है अच्छा या भला। तो जैसे दो ठो शब्द इसमें आया है, सुस्वादु, सुलेख। सुस्वादु का अर्थ होता है अच्छा, स्वादिष्ट। सुलेख का अर्थ होता है बच्चों सुलेख, लेख माने होता है लिखा हुआ। ठीक, लेख माने लिखा हुआ। तो कोई भी लेख लिखा है, अच्छा लिखा है, तो बढ़िया चीजों के बारे में जानकारी है। या लेख माने लिखावट भी होता है। तो किसी किसी का देखना, जब जिन जिन बच्चों का राइटिंग अच्छा बनता है, तो अच्छा राइटिंग हम बनाए तो बोलते हैं, उसी को सुलेख भी बोल सकते हैं। इसका लेख यानी लिखावट अच्छा है, सुलेख। सुलेख माने अच्छा लिखावट, अच्छा लेख। या लेख माने कोई कहानी वहानी कुछ भी लिखा है, कहानी कविता, तो उसको भी कह सकते हैं कि अच्छा कहानी कविता लिखा है तो अच्छा सुलेख है। ठीक है, सुलेख का ज्यादातर अर्थ अच्छी लिखावट यानी अच्छा राइटिंग के लिए है। अब तुम लोग चलो ये सु शब्द बना के किसी सार्थक शब्द में सु लगाओ और बताओ, वहां पर वो अच्छा हो जाएगा। समझो, जैसे सुले लेख, लेख माने तो लिखावट हो गया, अब सु लगा दिए तो अच्छा लिखावट हो गया। स्वादु, स्वादु माने स्वादिष्ट हो गया, लेकिन सुस्वादु कहने से वो अच्छा स्वादिष्ट हो गया। तो बताओ सु शब्द से शुरू होने वाला कम से कम दो ठो शब्द। सुस्वागतम, सुस्वागतम, बहुत बढ़िया। तो स्वागतम तो एक अर्थ है, निश्चय सार्थक शब्द है स्वागतम। अब सुस्वागतम कह रहे हो माने और बहुत अच्छे से स्वागत स्वागत कर रहे हो, उसका ये माना जाएगा। बहुत बढ़िया अर्थ शब्द बताए हो। दूसरा बताओ। है? सुनीति, हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। सुनीति। देखो बच्चों, नीति एक सार्थक शब्द है। नीति का अर्थ होता है नियम। तो नीति का एक निश्चित अर्थ है, और तो सार्थक शब्द हो गया नीति, क्योंकि भाई नीति का एक निश्चित अर्थ है। उसमें सु लगा दिए तो सुनीति हो गया, माने अच्छा नीति, अच्छा नियम। कोई नियम अच्छा बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सुनीति है। सुनीति माने अच्छा नियम, नीति माने नियम होता है। तो सुनीति बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उदाहरण बताया। सुनीति कह सकते हैं, इसमें सु उपसर्ग है और नीति सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द। और क्या हो सकता है देखो, सुफल होता है ना जी, सुफल। फल का अर्थ सब समझते हो। सुफल है माने अच्छा फल है, सुफल है मतलब अच्छा फल है। पुत्र, पुत्र यानी बेटा, तो अच्छा बेटा है तो सुपुत्र कहलाएगा। पुत्री माने बेटी, तो अच्छी बेटी है तो सुपुत्री कहलाएगी। देखना उसमें लिखा रहता है ना शादी के कार्ड में, छठी वगैरह कार्ड में लिखते हैं ना सुपुत्री
सुपुत्र। समझ आ गया? तो जिसको भी अच्छा कहना चाह रहे हो उसके अर्थ में अच्छा शब्द लगाना चाह रहे हो तो उसके सामने सु लगा दो, हो गया वो। और किसी के पास कोई अर्थ ऐसा शब्द हो जिसको सु लगाकर बनाते हैं तो बताओ अपने तरफ से। मैंने तो 2-3 तो बताया, तुम लोग भी बढ़िया बढ़िया बताए हो। और कोई है क्या? सुविचार। हाँ, एक नंबर, बहुत बढ़िया बढ़िया। सुविचार। विचार एक सार्थक शब्द है, अब उसमें सु लगा दिए तो वो हो गया सु। बहुत अच्छा। आजकल स्कूलों में देखना सुविचार प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं ना जी, आज का सुविचार बोलो। किनके किनके स्कूल में सुविचार बोलवाते हैं? बोलवाते हैं ना स्कूल में सुविचार। बढ़िया है। आजकल ज्यादातर स्कूलों में सुविचार बोलते हैं। हाँ, बोलो बोलो। सुप्रश्न। सुप्रश्न, हाँ, माने सुप्रश्न का दिए तो अच्छा प्रश्न अर्थ हो गया उसका। तुम लोगों का प्रश्न सुप्रश्न है, अब माने अच्छा प्रश्न है, सुजवाब है। और सुजवाब का हाँ, सुजवाब या सु उत्तर। सुजवाब कहो, सुजवाब है मतलब अच्छा जवाब दिए हो। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, शुभ नहीं, शुभ रात्रि में शुभ आ रहा है जी। सुप्रभात बोलते हैं, इसमें आएगा सुप्रभात। सुप्रभात बोलते हैं ना, सु। हाँ, सुप्रभात। ये प्रभात माने सुबह और सु माने अच्छा। तो जब अच्छा प्रभात हो, अच्छी सुबह हो करके क्या करते हैं? सुप्रभात बोलते हैं, सुबह सुबह भेंट होते हैं। और सुकून। सुकून गलत है। सुकून ऐसे कह रहे हैं, सुकून एक सार्थक शब्द है दोनों मिला के, अलग से सु नहीं है। चलो ना, अब खत्म करो, अलग आते हैं। चलो सुगंधित। समझ। हाँ, सुगंधित हो सकता है सु, ये गंध। और इसमें दो ठो देखो, ध्यान दो बच्चों, बढ़िया शब्द बोले हो। सब लोग शांति से देखो। इसमें सु भी जुड़ा है, गंध और ईत। तो यहाँ गंध सार्थक शब्द है। गंध क्या है? सार्थक शब्द है। सु उपसर्ग है, पहले जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। ईत प्रत्यय है। तो ये एक ऐसा शब्द है सुगंधित बच्चों, जिसमें एक उपसर्ग भी जुड़ा है सु और एक प्रत्यय भी जुड़ा है ईत। तो सुगंधित में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। अभी तक हमने जितना भी शब्द उदाहरण दिया था उसमें किसी में प्रत्यय जुड़ा था, किसी में उपसर्ग जुड़ा था। तो सु जुड़ा था, उपसर्ग है, ईत वाला प्रत्यय है। लेकिन ये सुगंधित शब्द में बच्चों दोनों चीज जुड़ा है। सु जुड़ा है, सु तो उपसर्ग है। गंध सार्थक शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, गंध यानी महक। और ईत प्रत्यय। ठीक। तो बहुत बढ़िया। ऐसा शब्द है बच्चों जिसमें सु उपसर्ग भी है, ईत प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा है इस शब्द में। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो एक शब्द आ गया, शब्द के अंत में रहित और सहित जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हानि रहित, धुआं रहित, पढ़े हैं ना। हानि रहित होता है, क्या चीज हानि रहित होता है करके आया था? इसका जो घी होता है, इसके घी में जो पकवान बनाते हैं, घी, हलवा, पूरी, जो भी, तो वो हानि रहित होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा, धुआं रहित, जब इसका दिया जलाते हैं इसके घी से तो उससे धुआं नहीं निकलते। अब तुम लोग माइक को चालू करके कटपच कटपच करते रहो, रोज यही तुम लोगों का नाटक है। बंद करो जल्दी। जब कमेंट करने के लिए कह ही नहीं रहा हूं तो क्यों चालू करते हो उसको? दिमाग खराब करने वाला काम। हानि रहित, जिससे हानि नहीं होता, ये शब्द आया था इस पाठ में कि चिवड़ा घी में जो भी हम पकवान बनाते हैं वो हानि रहित होता है। धुआं रहित शब्द आया था जब उसका
चिवड़ा घी को चाहे दिया के रूप में हो या चिमनी के रूप में हो तो उससे धुआं नहीं निकलता। यानी धुआं के बिना, हानि रहित माने हानि के बिना, परिवार सहित, मैं बताया था सहित माने के साथ, तो परिवार सहित यानी परिवार के साथ, मान सहित यानी मान के साथ। तो सहित का अर्थ होता है के साथ और रहित का अर्थ होता है के भी। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब इसी से तुमको क्या बनाना है, शब्द बनाना है, और शब्द बनाने के बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलो एक एक करके मैं पूछूंगा, एक एक करके बताना। चलो गीतिका, दोनों से संबंधित एक एक वाक्य बनाओ। यह घी धुआं रहित होता है। क्या क्या धुआं रहित होता है? यह कोई चीज थोड़ी है जी। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, मोमबत्ती धुआं रहित जलती है। मोमबत्ती धुआं रहित जलता है। तो ऐसे ही कोई सामान, कोई वस्तु का नाम बोलोगे और फिर उस चलो बोलो गीतिका, फिर दूसरे को और बोलूंगा। हेमांशी, तो रहित से या सहित से? दोनों से एक एक। बाकी बच्चे याद करते रहो, सबका नंबर आएगा। मैं हानि रहित चीजें खाती हूँ। हानि रहित चीजें खाती हूँ। हानि रहित चीजें खाती हूँ, ठीक है। जो तुम्हें हानि मत पहुंचाए, सही तुम्हें बताओ। कल मैं परिवार सहित मेला देखने गई थी। एक नंबर, बहुत बढ़िया। यानी परिवार के साथ मेला देखने गई थी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो बनाना है बच्चों। सभी लोग क्या करोगे, आज तो टाइम हो रहा है, तुम लोग रहित और सहित से संबंधित 4-4 5-5 वाक्य बनाओगे और ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। समझ आ गया? तो जिसमें जो चीज नहीं रहता तो रहित है। जैसे क्या, मान लो किसी के मेरा जो बैग है वो पुस्तक रहित है, पुस्तक नहीं है, ऐसा हो गया। मेरा पॉकेट रुपये रहित है, तो माने रुपये नहीं है। अगर रुपये सहित है बोल दो तो रुपया है।